हम लोगों ने अक्सर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चंस देखे, प्रीलिम्स में भी देखे हैं, मेंस में भी देखे हुए हैं। इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर्स में जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में पावर शेयरिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, वहीं पर एक क्वेश्चन जुडिशरी के ऊपर भी आते हैं कि इंडिया की जुडिशरी में पावर शेयरिंग है या नहीं है, क्या सेंटर और स्टेट में डिफरेंट जुडिशरी है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर पाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। इसी सीरीज में मैं पहला लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं जिसमें हम पढ़ेंगे ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हमें एक चीज याद रखनी है कि इंडिया अमेरिका की तरह फेडरल नहीं है। हमारा फेडरल का नेचर अलग है, हमारे यहां पर सेंटर ज्यादा स्ट्रांग है और जुडिशरी का एक नेचर है दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड है। यह मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि आप प्रूव करें कि जो इंडिया की जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड है। क्लियर? ये मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। इसी क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले इंडिया में जुडिशरी का स्ट्रक्चर समझेंगे कि इंडिया में जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है। ओके, तो यहां देखिए, इंडिया में जुडिशरी का स्ट्रक्चर समझने के लिए हम लोग एक पिरामिड ड्रॉ करेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूं हमने पिरामिड ड्रॉ क्यों किया। पिरामिड को हम पार्ट्स में बांटेंगे। पिरामिड की एक खास बात क्या होती है, बेस बहुत वाइड है और हर साइड जाके टॉप पे मिल जाता है, यानी टॉप में एक पॉइंट है। इंडिया की जुडिशरी भी ऐसी ही दिखती है, बेस बहुत वाइड है क्योंकि हमारे यहां पर बहुत सारे लोअर कोर्ट्स हैं, लेकिन हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट हर एक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है, जिसमें नहीं है वो किसी और हाई कोर्ट के साथ अटैच्ड है। लेकिन इंडिया में, पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है, पूरे इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बहुत सारे, उसके ऊपर आप देखेंगे हाई कोर्ट्स थोड़े कम होते जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट एक है। यानी जुडिशरी का नंबर जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, रिड्यूस होता जाता है, नंबर कम होता जाता है। ये चीज समझना आप। इसीलिए हमारा जो स्ट्रक्चर है जुडिशरी का वो अमेरिका से अलग है, क्योंकि अमेरिका में स्टेट एंड सेंटर है सेपरेट जुडिशरी, उधर भी फेडरल स्ट्रक्चर लग जाता है। जैसे हमारे यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स में पावर का पूरा सेपरेशन है, यूनियन लिस्ट अलग, स्टेट लिस्ट अलग, कंकरेंट लिस्ट अलग। तो हमें पता है यूनियन किस पे लॉ बनाएगी, स्टेट किस पे बनाएगी और दोनों किस पे बना सकते हैं। लेकिन ऐसे जुडिशरी के साथ नहीं है, जुडिशरी एक स्ट्रक्चर है। हम यहां पर ये देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट टॉप पे, इंडिया में एक सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इन्फोर्सेबल होते हैं इन लोअर कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट एंड बाकी के लोअर कोर्ट्स या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑटोमेटिकली लागू होते। हाई कोर्ट का डिसीजन लागू होगा उसी स्टेट के लोअर कोर्ट्स पे। यानी हमने ये क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे इंडिया पे लागू है, हाई कोर्ट का डिसीजन उस स्टेट में, जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसके सारे कोर्ट्स में लागू। यानी डिसीजंस का पावर ऊपर से नीचे आ रहा है। अब सर केसेस कैसे जाते हैं, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं यहां पर, तो अगर आपने अपील्स देखनी है, हमने अपील्स कैसे जाएंगे। लोअर कोर्ट में केस है, आपको लग रहा है आपको कंप्लीट जस्टिस नहीं मिला, कहां जाएंगे आप, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में कोई भी जा सकता है, मैं भी जा सकता हूं, आप भी जा सकते हैं, कोई भी अगर केस हार रहा है, उसे लग रहा है उसे कंप्लीट जस्टिस नहीं मिल रहा, तो केस को अपील करेगा इन द हाई कोर्ट। लेकिन आप ये इमेजिन करिए कि कोई व्यक्ति है जिसे हाई कोर्ट में जाकर भी जस्टिस नहीं मिला, अब वो क्या करेगा। अगर किसी को हाई कोर्ट में भी जस्टिस नहीं मिला तो सर क्या वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? सर इट इज माय मैटर ऑफ राइट कि मैं अपील करूं फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट। सर क्या मेरा ये राइट है कि मैं हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट भी अपील करूं?
क्या बोला मैंने, याद रखना, इट इज ए मैटर ऑफ राइट टू अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट। सबका राइट है, अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं है। सर क्या मैं ऐसे ही मुंह उठा के अपना केस सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जा सकता हूं? द आंसर इज नो। अगर आप चाहते हैं आपका जो केस है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में एड्रेस हो तो आपको लेनी पड़ेगी एसएलपी। एसएलपी होती क्या है, कैसे मिलती है, किन ग्राउंड पे मिलती है, नेक्स्ट पार्ट में हम कर रहे हैं। यानी इट इज नॉट द मैटर ऑफ राइट टू टेक योर केस फ्रॉम हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, जैसे हम लोअर से हाई लेके आते हैं, इट्स अ मैटर ऑफ राइट। लेकिन तो भी एक स्ट्रक्चर बना कि अपील्स नीचे से ऊपर जाती है, डिसीजन ऊपर से नीचे आता है, नंबर ऊपर से नीचे कम हो रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज देखेंगे, क्या इस जुडिशरी में जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें आपको कहीं पर कोई लेजिस्लेचर का रोल दिखा? कहीं लेजिस्लेचर है जस्टिस देने में? लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, मोदी जी कहीं है कोई जस्टिस देने के स्ट्रक्चर में? नहीं सर। यानी मैं ये चीज कह सकता हूं कि सर इंडियन जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, क्योंकि जस्टिस डिलीवर करने में ना तो लेजिस्लेचर का कोई काम है ना तो एग्जीक्यूटिव का कोई काम है। ठीक है सर। क्या जुडिशरी, मैंने ये कहा कि स्टेट के लिए अलग है, सेंटर के लिए अलग है। सुप्रीम कोर्ट सेंटर में बैठा है, एक है, हाई कोर्ट स्टेट में है, एक है, लोअर कोर्ट बहुत सारे एक स्टेट में। तो स्टेट टू सेंटर जाते समय क्या कोई बीच में कोई गैप आ रहा है? नहीं सर, ये सब तो जुड़ा हुआ है, लोअर से हाई, हाई से सुप्रीम। दैट मीन्स इंडियन जुडिशरी इज ऑल्सो इंटीग्रेटेड with Supreme Court at the apex and lower courts at the base. कोई सेंटर स्टेट वाला इशू यहां पर नहीं है। Okay, they all are integrated. Everything is integrated. Okay. अब सर मेरे पास दो केसेस हैं। केस ये है सर कि ये बंदा है, इसके घर में चोरी हुई थी, लेकिन पुलिस इसका केस लिख नहीं रही, एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही। क्या ये कोर्ट जा सकता है सर? अगर जाएगा तो कौन से कोर्ट में जा सकता है? कहीं भी जा सकता है या किसी खास जगह इसको पहले जाना है? सर ये कपल है, इनका डिवोर्स हो रहा है, वेल्दी कपल है। सर लोअर कोर्ट के चक्कर नहीं काट सकते? क्या ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकते हैं? सर ये दो भाई हैं, इनके बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हो गया, इनका केस जाएगा कहां पर सर? यानी सर कोई सिस्टम तो होता होगा ना कि कौन सा केस इस स्ट्रक्चर में कहां जाएगा। डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं सर। जैसे मेरे को सर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझना है कि इस आर्टिकल में, फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सर मैं ये चाहता हूं कि जो वो लाइफ का मीनिंग वहां पर लिखा हुआ है ना सर, वो लाइफ का मीनिंग मेरे को पता चले कि लाइफ का मतलब क्या है, खाली सांस लेना या कुछ और है। सर मैं किससे पूछूंगा मैं? क्योंकि आपने कहा है कि जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या सर मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके मतलब नहीं पढ़ सकता? क्या मैं हाई कोर्ट में नहीं जा सकता? कौन सुप्रीम कोर्ट जाए सर? मतलब ये सर कि क्या कोई ऐसा सिस्टम है कि केसेस के हिसाब से कोर्ट डिसाइड होता है? अगर होता है सर, इस चीज को कहते क्या? इस चीज को हम कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। कौन सा केस कहां पर जाएगा, किस तरीके से जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं ज्यूरिसडिक्शन। इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की हम ज्यूरिसडिक्शंस देखेंगे। पहली ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की जो है, इट इज द ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या नाम मैंने बोला सर? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सर मतलब क्या है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का?
ओरिजिनल जुरिसडिक्शन का मतलब वो है कि जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, यानी किसी और कोर्ट्स में वो केस आप ले जा नहीं सकते। अगर ऐसा कोई केस आता है तो सीधे आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट के पास इसको हैंडल करने का कोई पावर नहीं है। कुछ ऐसे टाइप्स ऑफ केसेस जो डायरेक्टली एक पर्टिकुलर कोर्ट में जाए, हो सकता है कोई ऐसा केस है जो सीधे हाई कोर्ट में जा सकता है, उसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट बोलेंगे। कोई ऐसा केस है जो सिर्फ सीधे लोअर कोर्ट में जा सकता है, उसे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ लोअर कोर्ट बोलेंगे। कोई ऐसा केस है जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। तो अगर मैं आपको एक सिंपल मीनिंग में पूछूं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्या हुई, तो आप बोलेंगे सर, जब केस फर्स्ट इंस्टेंस में किसी केस में, जब कोई केस फर्स्ट इंस्टेंस में पहला ही केस का जो दिन है जो किसी पर्टिकुलर जगह लगे, किसी पर्टिकुलर कोर्ट में लगे, उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। यानी अगर ऐसा कोई केस आया तो सीधे इस कोर्ट में आएगा, नीचे वाले कोर्ट उसको सुन ही नहीं सकते, उसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। अभी हम पढ़ेंगे ओरिजिनल जुरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की क्या है, यानी सुप्रीम कोर्ट किस टाइप के केसेस का फर्स्ट कोर्स टू हेयर एंड डिसाइड ए केसेस है। यानी पहली बार ओके सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा, डिसाइड भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, कहीं और आप जा ही नहीं सकते। ओके, कौन कौन से केसेस है वो? सर वो है अगर सेंटर और स्टेट के बीच में केस हो जाए, सेंटर और स्टेट के बीच में केस हो, एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में, सेंटर यानी पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर केस हो जाए तो वो केस ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, किसी हाई कोर्ट वगैरह में नहीं सुना जाएगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा। ओके, हो सकता है कि केस सेंटर और एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच में हो, जैसे मैंने बोला, या अगर केस स्टेट्स के बीच में, तो ये केसेस सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। यानी कैसे इसको हम रीराइट करेंगे? हम इसे रीराइट करेंगे सर बिल्कुल सिंपल तरीके से। सर अगर सेंटर वर्सेस स्टेट केस लगा हुआ है, या अगर सेंटर वर्सेस एक से ज्यादा स्टेट के केस लगा हुआ है, या सर अगर स्टेट वर्सेस स्टेट का केस है, जैसे पंजाब और हरियाणा के केस है, दीज केसेस, जैसे ही आप क्वेश्चन में ऐसे केसेस देखेंगे तो दीज केसेस आर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। क्या है ये सब केसेस है ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्या क्या ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक बार बोले सर। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में आता है सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस मोर देन वन स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट। ये केसेस पहले इंस्टेंस में सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे, इसे हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। सर एक चीज और है, सर कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो सुप्रीम कोर्ट हैंडल नहीं कर सकती, कोई ऐसे केसेस भी हैं क्या? ओरिजिनल जुरिसडिक्शन तो आपने बता दी है, सर कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जो सुप्रीम कोर्ट में सुने नहीं जाते। बिल्कुल है, केसेस है अगर कोई एक ऐसा कानून है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन के बना हुआ था। देखिए अब मेरी बात समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में कब आता है? 1950 के बाद, हमारा संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 के बाद, तो सुप्रीम कोर्ट उस डेट के बाद ही एक्ट करेगा ना। अगर कोई चीज उस डेट से पहले हुई है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन नहीं ले सकता, उस चीज के बारे में फैसला दे ही नहीं सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आई वाज बोर्न इन 1992। आप मेरे से पूछेंगे कि सर आपने क्या 1990 में देखा हुआ था, क्या हुआ था, एक इंस्टेंस हुआ था, आपने देखा था क्या? सर बेटा जब मैं पैदा ही नहीं हुआ तो मैं कैसे देखूंगा? ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट 1915 के बाद हमारा संविधान लागू हुआ, तो 1950 से पहले का अगर कोई कानून है, कोई ट्रीटीज है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जज कर ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कहता है कि आप एक्ट करें।
ठीक है ना। तो इसे कहते हैं प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कॉन्वेनेंट, एंगेजमेंट, ये सब सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आते। क्लियर। अब यहां देखेंगे दूसरा हमारे संविधान में कुछ ऐसी ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट को, खासकर संविधान में ही लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट यहां पे अपना फैसला नहीं सुना सकती। वो कौन कौन से हैं? वो है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, याद रखना, इंटरस्टेट वाटर ट्रिब्यूनल, फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी फाइनेंशियल मैटर में ही आता है। क्लियर। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में कमर्शियल नेचर को लेके पैसे को लेन देन को लेके कोई केस है तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। और कोई डिस्प्यूट है, पावर शेयरिंग को लेके कोई डिस्प्यूट है, वो तो जा सकते हैं, वो तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। लेकिन कमर्शियल नेचर का केस, ये एक्सेप्शन है जो हमने अभी पढ़े। इसमें एक्सेप्शन क्या है? नॉट द कमर्शियल नेचर केसेस, कमर्शियल नेचर केसेस ये नहीं जा सकते। क्लियर। कौन कौन से नहीं जा सकते? इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट नहीं जा सकते, फाइनेंस कमीशन वाले मैटर्स नहीं जा सकते, पेंशन के एक्सपेंसेस वाले, पैसे के लेन देन वाले नहीं जा सकते, कमर्शियल नेचर के नहीं जा सकते। ओके। यानी फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी केस हो सेंटर और स्टेट को बीच में लेके, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, फाइनेंस कमीशन वाला नहीं जा सकता, पावर शेयरिंग वाले जा सकते। क्लियर। तो ये एक्सेप्शंस थी, एग्जाम में यही पूछे जाते हैं कि ये केसेस कहाँ जाएंगे, तो ये केसेस का सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की सिर्फ इतनी है, बस ये सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। फिर आता है अपीलेट जुरिस्डिक्शन। अपीलेट का मतलब होता है अपील्स। अभी मैंने आपको अपील्स बताया था ना कि लोअर कोर्ट में जस्टिस ना मिला तो हाई कोर्ट में जस्टिस ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट एसएलपी लेके। तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में वही होती है कि जब जजमेंट्स लोअर कोर्ट की चैलेंज हो, उसे हम लोग कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट्स एंड अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द कंट्री। अपील सुन सकता है एसएलपी देने के बाद। क्लियर। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों हाई कोर्ट का डिसीजन सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है अगर किसी पार्टी को उसे लग रहा है कि जस्टिस नहीं मिला है? बिकॉज कंप्लीट जस्टिस इज द एम ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हमारी जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट का जो एम है वो एक कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करना। इसीलिए अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी है इसके पास। अपीलेट जुरिस्डिक्शन कहां से कहां है? सर अपीलेट जुरिस्डिक्शन लोअर कोर्ट से जितने भी केसेस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं उसे कहते हैं अपीलेट जुरिस्डिक्शन। ठीक है सर। क्लियर। ये हो गया अपीलेट जुरिस्डिक्शन। इसके लिए आपका एसएलपी लेना होता है। डायरेक्टली आप हम लोग जाके डायरेक्टली अपील नहीं कर सकते, वी नीड एसएलपी। फिर आता है रिट जुरिस्डिक्शन। This is given in Article 32. This is given in Article 32. बेसिकली अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो फंडामेंटल राइट्स का एक आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 क्या कहता है? कहता है एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, एब्रिज करे, कॉन्ट्रावीन करे, तो हम सीधे आर्टिकल 32 के अंदर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं हाई कोर्ट। तो यानी हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। इसलिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता। दिस इज कॉल्ड रिट जुरिस्डिक्शन, जहां पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट्स इशू करके किसी भी बंदे को रिलीफ दे सकता है जिसके फंडामेंटल राइट स्टेट की एक्शन से वायलेट हुए, ओब्रिज हुए, कॉन्ट्रावीन हुए। ओके, यहां देख सकते हैं आप एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्लियर। ये चीज आप याद रखेंगे। उसके बाद आता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। ये आपने पढ़ा ही होगा, आर्टिकल 143। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज द मेन इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 143 ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर चाहे वो कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट
जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चीज है ऐसी जो पब्लिक इंपॉर्टेंस की है, उन्हें समझ नहीं आ रहा इसको कैसे चलना है आगे, उसके लिए वो आर्टिकल 143 यूज करके एडवाइजरी जुरिसडिक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे 1950s में बेरूबरी एक जगह होती थी जो इंडिया के पास थी। बेसिकली जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बेरूबरी जो बंगाल में थी, इट वाज सपोज टू गो विद पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में जानी थी, लेकिन रह इंडिया के साथ गई थी। पंडित नेहरू ने एक एग्रीमेंट के साथ वो टेरिटरी किसको दे दी, वो टेरिटरी उन्होंने पाकिस्तान को दे दी आर्टिकल 3 का यूज करके। तब प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अब आप संयोग देखिए कि वो इसके भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी चेयरमैन थे, तो उन्हें पता था कि आर्टिकल 3 में फिदा का पावर मिलता है पार्लियामेंट को, फॉर्म, इंक्रीज, डिक्रीज एरिया ऑफ ए स्टेट। उसमें उन्हें यह पावर नहीं मिलता कि आप अपनी टेरिटरी उठा के किसी को दे दो, ये पावर नहीं मिलता है। तो जब राजेंद्र प्रसाद साहब के पास ये क्वेश्चन गया तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पूछा, 143 यूज किया, बेरूबरी केस जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी केस भी चलाया इसका आंसर ढूंढने के लिए, क्या पार्लियामेंट के पास कोई पावर है इंडिया की टेरिटरी किसी फॉरेन लैंड को, फॉरेन कंट्री को देने की या नहीं। कहने का मतलब ये कि दिस इज एडवाइजरी, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर यूज कर सकते हैं फॉर द पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर उन्हें कोई कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन समझ नहीं आ रहा, जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट उन्हें देता है वो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट फेडरल क्वेश्चन हो, अगर इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग है, अदरवाइज जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट करेगा वो बाइंडिंग नहीं है। ओके, क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जहां पर प्रेसिडेंट को एडवाइस सीक करनी। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी प्रपोज्ड लॉ, clear interpretation of the constitution, legality of any order ordinance issued by the president, clear the jurisdiction of the supreme court or any court, any dispute arising out of the pre-constitution treaty agreement, covenant engagement। okay, तो ये वो चीजें हैं जहां पर प्रेसिडेंट पूछ सकता है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से कि जैसे इंटरप्रिटेशन करनी है किसी भी प्रोविजन की, वैलिडिटी देखनी है लॉ की, ओके, ऑर्डिनेंस का लीगैलिटी पता करनी है, जुरिसडिक्शन किसी भी कोर्ट की, कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी जो होती है, एग्रीमेंट है, उसके बारे में जानना है तो एडवाइस ले सकता है। इसे कहते हैं एडवाइजरी जुरिसडिक्शन। सो दीज वर सम जुरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कल हम हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स के ऊपर भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस। थैंक यू वेरी मच।